नीति राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण नांगिया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री जो है देश के, अमित शाह जी, और जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने ये इन अ सेंस एडवाइस की थी, सलाह दी थी कि अपनी जो मातृभाषा है उसको तो सीखिए, बट एडिशनली आप एक सेकंड लैंग्वेज करके हिंदी को भी सीख सकते हैं। तो इन अ सेंस एक, अगर आप देश में कहां भी जाए तो बोलचाल की भाषा में आपके काम आ सकती है। इस पे लेकर काफी विवाद भी हुआ था साउथ इंडिया से, जैसे आपने देखा कि डीएमके के कुछ नेताओं ने ऑब्जेक्ट किया, बाकी भी काफी लोगों ने अपना इसके ऊपर एक ओपिनियन रखा था। आज हम ये जानना चाहेंगे इस इशू के बारे में कि क्या हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की बन सकती है, क्या इसमें क्या तकलीफें आएंगी और ऑब्जेक्शंस क्या आएंगे। बिकॉज हमको जाना पड़ेगा लगभग 70 साल पहले, क्योंकि इस देश में एक अजीब चीज हुई थी कि आपके जितने राज्य बने थे वो भाषा पे आधारित बने थे। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो एक संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट था जिसमें 150 लोगों ने अपनी जान दी, क्योंकि उनको एक जो मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट चाहिए था जिसमें जो बॉम्बे है, जो मुंबई अभी कहा जाता है, वो उनको चाहिए था महाराष्ट्र में, और गुजरात में वो नहीं चाहिए था। तो जो गुजराती लोग हैं उनको अपना एक स्टेट मिला गुजरात कह करके। तमिलनाडु अगर आप देखें तो तमिल बोलने वाला का है। तो हमारे देश में अमेरिका की तरह नहीं हुआ कि आपने सीधी लकीरें खींच दी और स्क्वायर स्टेट्स बना दिए, कोई भी लैंग्वेज लोग बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जबान के जो आप बोली है उसके बैकग्राउंड में स्टेट्स बने हैं। मेरे साथ है साई दीपक, वो हमारे साथ आज डिस्कस करेंगे ये सारा विषय। साई, आप इस इशू को किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से भाषा जो है वो व्यक्तित्व, आइडेंटिटी और कल्चर से, संस्कृति से बहुत जुड़ी है। जब आप भारत के भाषा नीति के बारे में बात करते हैं, ये अपने आप में इट इज लेट्स से कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। ये एक मिश्रण है। सो जस्ट एज शशि थरूर सेज दैट भारत इज अ थाली व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस आइडेंटिटीज, जब वो भाषा की बात होती है तब भी ये थाली ही है। इनफैक्ट इट इज एन ओवरक्राउडेड थाली, मच मोर देन रिलीजन्स। तो जब आप भाषा नीति के बारे में बात करते हैं तब राष्ट्रभाषा इज परहैप्स, इट ट्रांसलेट्स टू, उसका अनुवाद हो जाता है नेशनल लैंग्वेज। लेकिन जब संविधान की बात होती है तब आप अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक देखेंगे, राष्ट्रभाषा की बात नहीं होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इसको अपनाया गया है, ना कि लोगों पे थोपने के लिए या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज को पूरी तरह से हटाने के लिए। सो दोनों के लिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे संविधान में इक्वल पोजीशन है। एक प्रदेश के अंदर या एक राज्य के अंदर जितना भी कार्य होता है या गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है वो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे होता है या मल्टीपल लैंग्वेजेस के बेसिस पे हो सकता है। जब एक राज्य यूनियन से या केंद्र से बात करती है तब वो हिंदी में बात करेगी, अगर हिंदी नहीं अपना सकती है तो अंग्रेजी में बात करेगी। जब दो राज्य एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब वो हिंदी में बात कर सकते हैं या अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य के अंदर जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स लैंग्वेज। अभी मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि 60 साल पहले, 70 साल पहले जैसा हुआ था कि लगभग 72 साल पहले हुआ था कि भाषा के नाम पर स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन होगा जी। ऐसा भी हो सकता था कि इस देश में, हम भारत में ऐसा कर सकते थे कि स्टेट्स जो है, जैसे पहले मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस हुआ करता था, फिर उसका कुछ पार्ट यूपी में चला गया, एक सेंट्रल पार्ट जो है मध्य प्रदेश बन गया, कुछ पार्ट महाराष्ट्र में चला गया, हैदराबाद जो प्रोविंस था उससे आंध्र प्रदेश बना, कुछ पार्ट बाकी अगल बगल के स्टेट्स में गया। तो हमने उस टाइम ये नीति क्यों चुनी? आपको लगा ये नीति में कोई चूक हुई थी क्या? हो सकता है कि दक्षिण से जितने भी आवाज उभर रहे थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सदर्न लैंग्वेजेस सो टू स्पीक, उसकी वजह से एक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें सोचना पड़ा ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बट यू हैव टू रियलाइज, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। श्री अटल बिहारी वाजपेयी was someone who was known for being extremely comfortable with Marathi as well as Hindi. मतलब आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को मराठी और हिंदी दोनों आती थी, क्योंकि वो ग्वालियर में पैदा हुए थे, जो मराठे वहां राज करते थे, शासन करते थे। I come from Hyderabad. By default, we are expected to be comfortable with Hyderabadi Urdu, with Telugu, with Hindi, with English, apart from our mother tongues. So that is the nature of, I think, an Indian identity that most हमारे हिंदी दर्शक है तो उसके लिए मैं अनुवाद करना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि आप हैदराबाद से आते हैं जी, और इसीलिए आप हिंदी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और अपनी मातृभाषा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये तो चॉइस की बात हुई है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि जो हमारी भाषा आधारित राज्य जो रचना हुई थी जी जी, इसके अगर ये ना होता और आप
अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे राज्य हों और कई राज्य हो, क्यों ना भारत जैसे इतने बड़े देश में 40 राज्य हों, क्यों ना हो, एक कन्वीनियंस के ऊपर वो होता तो क्या ये आसान होती है आज बात एक नेशनल लैंग्वेज करने की? एक राज्य को पूरी तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आपने उसका निर्माण करना शुरू किया, तब आप रिसोर्सेस, टैलेंट, सभी बाकी जितनी भी चीजें हैं एक राज्य के चलने के लिए, वो मार खाएंगे। सो लैंग्वेज इज वन एसेंशियल कंपोनेंट। वो तो एक इंपॉर्टेंट इशू है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन उसके बेसिस पे आप सारी चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान खुद कहता है कि एक ही राज्य के अंदर 2 या 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकते हैं। बिकॉज भारत का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पे कोई कह सकता है कि 100% लोग जो है वो सिर्फ एक भाषा बात करते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है साउथ के, चाहे वो कन्याकुमारी या ट्यूटिकोरिन हो, वो पहले ट्रावनकोर स्टेट के होते थे। तो वहां पे अगर जाएंगे, मंदिर में जो पूजा पद्धति होती है वो केरल की पूजा पद्धति होती है। अच्छा। और वहां के लोग मलयालम भी बोलते हैं, प्राइमरीली मलयालम बोलते हैं। ओके, सो बाय डिफॉल्ट भारत के जितने भी लोग हैं एक से ज्यादा भाषा तो बोल ही लेते हैं। एटलीस्ट आप विंध्य के नीचे जाएंगे तो सभी लोग एक से ज्यादा भाषा बोल ही लेते हैं। ठीक है। ओके, सो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, बट एक जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि हिंदी जो है वो किसी एक प्रदेश का है। मतलब जैसे बहुत लोगों को लगता है हिंदी उत्तर प्रदेश की भाषा है। जी। ये सही नहीं है ऐसा? मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर, विच इज कॉल्ड संस्कृति के 4 अध्याय, वेयर ही क्लियरली वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हिंदी जो है वो किसी भी प्रदेश का नहीं है। इट इज अ रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिनन कंपेयर टू ऑल अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, ऐसी भी एक अटकलें लगाई जाती कि हिंदी जो है ये ब्रिटिश ने 1800 शब्दों का संकलन करके बनाया था ताकि एक ऐसी भाषा हो सके जिसमें लोग बिजनेस कर सके। आप भारत में कहीं भी जाओ बिजनेस कर सको। ऐसी भी कुछ अटकलें। सो ब्रिटिश उन्होंने इसका अडॉप्शन इसलिए किया था बिकॉज इट हेल्प देम टॉक टू मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स, लेकिन उसके पहले भी हिंदी था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के पहले हिंदी नहीं था। डेवलपमेंट हुआ, हिंदी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रीमिंग है जिसकी वजह से वो बहुत सारे जगहों पे बोला गया, पर्टिकुलरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, वो ब्रिटिशर्स की वजह से हो सकता है। ऑल द मोर रीजन कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदी किसी भी स्पेसिफिक राज्य की नहीं है। जो साउथ में इसके खिलाफ जितना भी विरोध होता है वो लार्जली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होता है या सूडो रेशियल रीजंस की वजह से होता है, क्योंकि एक मूवमेंट चला था 1917 से लेके, विच इज कॉल्ड द द्रविडियन मूवमेंट, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसके बाद द जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जिन्होंने ये मान लिया कि जो नॉर्थ से आते हैं वो आर्यंस है और जो नीचे के लोग हैं वो द्रविड़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे द्रविड़ खुद एक संस्कृत की शब्द है विच इफेक्टिवली मीन्स पेनिनसुला, अ लैंड सराउंडेड बाय 3 वाटर ऑन 3 साइड्स। दैट इज इफेक्टिवली द्रविड़ मतलब बेसिकली एक रेस नहीं है, वो जाति नहीं है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लोकेशन का डेफिनेशन है। सो द वर्ड द्रविड़ itself comes from Sanskrit. That is the funny part. Okay, so therefore लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आपने वो सारी नीतियां बनानी शुरू कर दी, देन जितने भी अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं दे विल इफेक्टिवली बी साइडलाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहती है कि बाकी भाषाओं को कोई अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। इनफैक्ट स्पेसिफिक अनुच्छेद ये कहते हैं कि जब स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हो, आप उस स्टेट के भाषा को अपनाएंगे। तो बेसिकली अगर प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी जितने भी हो, यू विल बी टॉट द मदर। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने भी यही कहा कि आप अपनी मातृभाषा सीखिए और बाद में सेकंड या थर्ड लैंग्वेज करके हिंदी भी सीख सकते हैं, ताकि आप कहां भी अगर जाएं देश में तो आपके एक कॉमन भाषा हो बात करने के लिए। अभी ये बात निकली है तो मैं ये भी बता देता हूं दैट यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। आपको बिल्कुल ये अचंभा नहीं होना चाहिए अगर 2-3 साल के बाद अमित शाह जी तमिल में बात करें, क्योंकि अभी भाजपा जो है साउथ में अपने आप को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? लर्निंग द लैंग्वेज इज प्राइमरली अ क्वेश्चन ऑफ नेसेसिटी। ओके, मुझे बिजनेस करना है, मुझे वहां नौकरी करनी है तो सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी नहीं सीखना है, कुछ और नहीं सीखना है, सिर्फ तमिल सीखना है, तो कर लीजिए, लेकिन उसका जो डाउन साइड है या उसका जो लेट्स से डिसएडवांटेज है उसको भी आपको भुगतना पड़े। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी कि अगर आप हिंदी को ऐसे देखें तो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, अगर आप लोअर कोर्ट्स देखें जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसमें तो जो राज्य की भाषा है वो बोली जाती है, पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिछले 70 साल से इंग्लिश में ही काम होता है। इसको लेकर के आपका क्या विचार है? पिछले साल जो है करंट चीफ जस्टिस के सामने किसी ने हिंदी में अपने सबमिशंस को, अपने बहस को रख दिया था हिंदी में, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी चलती है। मेरे हिसाब से ये जो मानसिकता है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप भारत के किसी भी कोर्ट में अगर आप हिंदी में या फिर राष्ट्र की भाषा में बात नहीं कर सकते हैं तो आप किस देश में बात करेंगे? फिजी में थोड़ी बात करेंगे। ओके, सो दैट इज वन। दैट इज अ लार्जर प्रॉब्लम जहां की
मेंटली स्पीकिंग आप जो है थोड़ा बहुत कॉलोनाइज हो चुके हैं। नहीं, एक कॉलोनाइज में आपसे इसलिए भी जानना चाहूंगा, जैसे सपोज कोई केरला का आदमी है, उसका कोई मुद्दा है जी। अब अगर हमने हिंदी सुप्रीम कोर्ट में अलाउ कर दी जी, जी, तो जी। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जी, जी। बट जो साउथ इंडिया के लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे यार अगर ये हिंदी में इसका फायदा ले सकते तो हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर हम मलयालम में देना चाहेंगे हमारा सबमिशन, क्योंकि हम उसमें हमको सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये आपको लगता है पार्लियामेंट में आई थिंक पीपल शुड वॉच द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे लोग ना इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं ना हिंदी में कंफर्टेबल हैं, और वो अपनी मातृभाषा में उनको बोलने दिया जाता है संवैधानिक तौर पे, क्योंकि ट्रांसलेशन सर्विसेज है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना चाहिए। यूरोप में अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन सर्विसेज इटसेल्फ एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, क्योंकि यूरोप में इतनी सारी भाषाएं हैं एंड एवरीबडी लव्स देयर लैंग्वेज। इनफैक्ट देयर एंटायर आइडेंटिटी जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे यूरोप में भारत की तरह बहुत ज्यादा भाषाएं हैं जी, तो इसलिए ट्रांसलेशन होता है। जी। मैं अभी इस मोमेंट पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और इसके बाद मैं साई दीपक से ये सब जानना चाहूंगा कि कोर्ट्स में किस तरह बदलाव क्या आ सकता है, क्या कोर्ट्स में कल दूसरी भाषाओं में, कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या इंग्लिश छोड़ के दूसरी भाषाओं में ट्रांजैक्शन जो केसेस का होता है, अपील्स, जो भी एक कोर्ट का प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है क्या, बट ये सब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के जस्ट पहले साई दीपक ने हमसे शेयर किया कि कोर्ट में एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किसी ने हिंदी में अपना आर्ग्यूमेंट किया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं। बट अभी एक जो डिस्कशन चल रही है उसको लेकर के हम आगे चलते हैं कि अगर आप देखें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, भारत एक गरीब देश है, अगर आप ओवरऑल देखें हमारी $2000 पर कैपिटा की हमारी इनकम है जी। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच अगर साउथ में होता तब ये दिक्कतें इतनी नहीं आती, क्योंकि जो जजेस होते हैं उनको उस तरह से पोस्ट किया जाता है जिनको वो लैंग्वेज पता हो वहां की। जी जी। आपको ऐसा लगता है कि ये सब पॉसिबल है हमारे जैसे? देखिए, एक लैंग्वेज के बेसिस पे या ऐसे कंसिडरेशंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भारत के कैपिटल से निकाल के कहीं और पे रखना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, उनके एक बेंच को जिसमें 2 या 3 जजेस। जी, अगर हम किसी एक बेंच को भी रखते हैं तो डिसीशंस के बीच एक तकरार हो सकता है। ऑलरेडी ये माना जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जितने जजेस हैं उतने सुप्रीम कोर्ट है। सो दैट इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम। तो अगर आपने और एक बेंच अगर आपने उसका निर्माण कर दिया या फिर आपने उसको स्थापित कर दिया, देन आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट क्रिएट्स। एंड जब आप एक देश की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं और एक कैपिटल की बात करते हैं, एक राजधानी की बात करते हैं, तब प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी एक ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। अनलेस एंड अंटिल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से आपको लगता है किसी और एक ब्रांच आपको ये लगता है कि 130-135 करोड़ की जनता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जिसमें कुछ जजेस हैं ये काफी है? मेरे हिसाब से वो काफी है। देखिए, ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ये भी रखा जाता है कंसिडरेशन में कि सारे भारत को जितना हो सके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ओके, ये उनके कॉम्पोजिशन में होता है। इसलिए हर स्टेट से एक जज होते हैं, जरूर एक अनऑफिशियल कोड है जी, कि हर स्टेट का कोटा होता है। जी जी, हर राज्य का। लेकिन सिर्फ एक इशू है। समझ लीजिए, आप किसी एक राज्य के स्पेसिफिक कल्चरल, सांस्कृतिक या किसी भी मुद्दे के ऊपर आप एक केस सुन रहे हैं, तो उस प्रदेश से कोई ना कोई उस बेंच में होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस, जब आप सबरीमाला के बारे में बात कर रहे हैं और भारत में जो डाइवर्सिटी है वो इतना ज्यादा है कि ये उम्मीद रखना कि दिल्ली में कोई है उनको सबरीमाला के बारे में सब कुछ पता होगा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो केरल से कोई ना कोई उस बेंच में होना चाहिए था, जो नहीं था। नहीं थे। फॉर इंस्टेंस में लेट्स बी ओपन हियर, जब आप राम जन्मभूमि या फिर बाबरी मस्जिद के केस की बात करते हैं, दोनों संप्रदाय या दोनों समुदाय के लोग उस बेंच में होने चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल दैट इज फॉलोड। तब सबरीमाला के बारे में जब आप बात करते हैं, दैट प्रिंसिपल इक्वली अप्लाइज व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक धर्म रिलेटेड इश्यूज। सबरीमाला में भी कोई जो उस पार्ट का है जो केरल में रहने वाला है, ऐसे कोई जज होने चाहिए जी, तब उनको उसकी सेंसिटिविटी समझ में आती है। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं समझ में आएगी अगर नॉर्थ से होंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर एग्जैक्टली हो सकेगा। जी जी, पढ़ के समझना और उसके बारे में जानना
These are two different things. अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे हिंदी हमारे कोर्ट्स में नहीं चलती, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है ये फ्यूचर में जैसे हमारी, अगर आप देखो चाइना एक पूरी हैंड चाइनीज आइडेंटिटी को बना के चल रहा है, वहाँ कई प्रकार की मैंड्रिन भाषा बोली जाती है, अब वो लगभग सबको एक ही टाइप की भाषा सिखा रहे हैं। इनफैक्ट वो तो नेपाल के सारे स्कूल्स में भी सिखा रहे हैं मैंड्रिन भाषा, ताकि नेपाल से ज्यादा व्यवहार हो सके। आप देखें कि अमेरिका में मैक्सिमम लोग स्पेनिश भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं, बट अंग्रेजी एक भाषा है जो बोली जाती है। यूरोप में अगर आप देखें, एक इंग्लिश एज अ ब्रिज भाषा भी एक तरीके से इंग्लिश जो बिजनेस की भाषा हो गई है। रशियंस भी इंग्लिश बोलना सीख गए अब। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इंग्लिश एक ब्रिज भाषा इस तरह से बन रही है, या हिंदी को भी हम बनाना चाहते हैं, जैसे या तो इंग्लिश बन जाए ब्रिज भाषा, जो एक ब्रिज करके है, जो एक सारे लोगों को जोड़ने वाली भाषा इंग्लिश बन जाए, या हिंदी बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, इंग्लिश या हिंदी? अगर हम इस मुद्दे को सिर्फ कन्वीनियंस, ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस या फिर सुविधा के बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो इसका नतीजा थोड़ा जल्दी ही निकल जाएगा और आसानी से निकलेगा। बट जितने भी ये सारे डिस्कशंस हैं, ये पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, रेशियल है, तो बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से इससे पहले कि हम लैंग्वेज की बात करें कि कोर्ट अपनी कार्रवाई किस लैंग्वेज में करेगा, कोर्ट पहले भारत के लीगल जूरिस्प्रूडेंस को अपनाना शुरू तो करे। क्योंकि जब आप एक तमिलनाडु के किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, डीएमके के जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी को बाहर करो, सिर्फ तमिल में पढ़ो, तो वो अपने आप बताएगा कि इनके टॉप लीडर के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ लेते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेते हैं और इनको पढ़ने से रोक लेते हैं। मेरे हिसाब से इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाना एक चीज है और इंग्लिश को सीखना अलग चीज है। आप मातृभाषा में सीखिए जितने भी सब्जेक्ट्स को आपको सीखना है। समझ लीजिए अगर किसी को भारत के बाहर कहीं प्रैक्टिस नहीं करना है, चाहे वो मेडिसिन हो या इंजीनियरिंग, कैन ही परस्यू मेडिसिन और इंजीनियरिंग ओनली इन तमिल, तेलुगु, हिंदी, इवन हिंदी फॉर दैट मैटर? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने एजुकेशन को, पॉलिसी मेकिंग को पूरी तरह से अपनी एंग्लिसाइज कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि हमारे हिंदी भाषी व्यूअर्स के लिए कि साई दीपक ये कह रहे हैं कि अगर किसी लड़के को डॉक्टर बनना है और वो तमिल में डॉक्टर बनना चाहता है, तमिल में इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अगर किसी को भारत के बाहर जाना है, उसको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, वो अलग बात है। अगर लेकिन उसको भारत के अंदर या फिर तमिलनाडु में प्रैक्टिस करना है, देन उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। सो दैट इज द सैड पार्ट। हम इस इशू को फिर एक बार चर्चा करेंगे 2 से 3 महीने बाद। हमको देखना है सरकार इसमें और क्या कदम लेती है। बट मैं अभी साई दीपक को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने हमको अपना समय दिया। व्यूअर्स, मैं आपका भी थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने ये शो देखा। थैंक यू।